नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम देखेंगे कठिनता सूचकांक, डिफ़िकल्टी इंडेक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं बताऊंगा आपको निदानात्मक परीक्षणों की विशेषताएं। विशेषताएं फिर मैंने इसलिए नहीं बताया आपको कि निदानात्मक परीक्षण बताते समय हम विशेषताओं पर भी थोड़ा अगर ध्यान से उसको पढ़ें और समझें तो विशेषता हम वहीं से लिख पाएंगे। वही विशेषता क्या है कि ये विशेषता ही तो हुई कि ये एक ऐसा परीक्षण है जो समस्याओं का पता लगाता है। ये विशेषता ही तो हुई कि वो उनका उपचार भी करता है। ये विशेषता ही तो हुई कि उनके पाठ्यक्रम में हम इसके थ्रू बदलाव भी कर सकते हैं, जिससे अधिगम लेवल बहुत अच्छे से हो सकता है। दूसरा ये विशेषता ये भी है कि ये मानकीकृत और अमानकीकृत, स्टैंडर्डाइज और नॉर्मल दोनों तरीके का हो सकता है। ठीक है। और इसके लिए कोई समय सीमा भी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे मेन मोटिव इनका क्या है कि समस्या का पता लगाना, ताकि भाई अधिगम में जो बाधक, जो कारक हैं, उनको जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है दोस्तों। दूसरा ये परीक्षण ना जो है ना बच्चों की मानसिक स्थिति को भी आपको स्पष्ट करेंगे कि वो क्या सोच रहा है और कहाँ पे सोचने में उसको दिक्कत आ रही है और कहाँ पे वो अच्छा लिख पा रहा है। तो उसका एक स्ट्रॉन्ग पक्ष भी आपके पास होगा और एक वीकनेस जो होगी उसकी वो भी आपके पास होगी। तो दोस्तों उससे ये भी पता लगेगा। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी, अगर आप मतलब वीडियो तो बनी नहीं है तो आप ऐसे ही सुन के लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कठिनाई है, स्लो चला के, फास्ट चला के, जैसे भी करके आप इसका विशेषताएं लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है। ठीक है। फिर आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं क्या, कठिनता सूचकांक के बारे में हम बात करेंगे। तो कठिनता सूचकांक होता क्या है? जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है ना, डिफ़िकल्टी इंडेक्स या फिर डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है। ये क्या करता है कि कठिनता के स्तर, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को दर्शाता है कि कोई भी अगर हमने प्रश्न दिया है तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, उसको हम डिफ़िकल्टी इंडेक्स डिफ़िकल्टी इंडेक्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। इसका एक फ़ॉर्मूला भी होता है और इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल भी आपको कराऊँगा, जिससे आपको ईज़िली चीज़ों को ईज़िली चीज़ें समझ आ जाएँगी। ठीक है दोस्तों। कठिनता सूचकांक वह बिंदु होता है जो किसी प्रश्न के कठिनता स्तर को दर्शाता है। कठिनता सूचकांक को प्रतिशत में भी प्रस्तुत किया जाता है। जब हम कठिनता सूचकांक को भैया जब प्रतिशत में हम बताते हैं अरे भैया तबीयत खराब हो रखी है। जब हम कठिनता सूचकांक को प्रतिशत में बताते हैं तो ये उस पद की, उस प्रश्न की, उस सेंटेंस की कठिनाई स्तर को प्रदर्शित करता है। ठीक है। जब हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं, अब इसका देखते हैं हम यही। ठीक है ना। अब जिस प्रश्न का कठिनता सूचकांक जितना अधिक होता है वह प्रश्न उतना ही सरल होता है। किसी प्रश्न में ऐसे प्रश्न जिसको अधिकतम छात्र हल कर लेते हैं अर्थात सरल प्रश्न, एवं ऐसे प्रश्न जिसे बहुत कम छात्र हल कर पाते हैं अर्थात कठिन प्रश्न, दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अब ऐसा मत लिख देना ये क्या स्तर को बता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कठिनाई ज़्यादा है तो जो डी की वैल्यू आएगी, डिफ़िकल्टी इंडेक्स की जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा ही आनी चाहिए। नहीं, अपोजिट है यहाँ पे, इस बात को अंडरलाइन कर लो। ये चीज़ें यहाँ पे अपोजिट हैं कि कठिनता सूचकांक जो है, जैसे ही प्रश्न कठिन होता चला जाएगा कठिनता सूचकांक की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब उसका कारण क्या है, कारण सुनिए आपको समझ आ जाएगा। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, अगर प्रश्न कठिन होता चला जाएगा, अगर प्रश्न हार्ड होता चला जाएगा तो कठिनता इंडेक्स की जो वैल्यू है जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कम होती चली जाएगी। क्यों होगी कम, ये देखिए, ये आपको बताएगा इसका फॉर्मूला। अब देखो, कठिनता सूचकांक है, डिफिकल्टी इंडेक्स जो है, इसमें क्या है कि शुद्ध, जिसने हल कर दिया, ऊपर क्या लिखा, शुद्ध हल करने वालों की संख्या, जिसको आर से डिनोट किया हुआ है। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कठिन प्रश्नों को भी अच्छे से हल उन्होंने कर लिया है ना। और कुछ छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, और कुछ छात्रों की संख्या ऐसी है जिन्होंने हल जो नहीं कर पाए, उनको कठिन लगा। जिन्होंने हल कर लिया और टोटल कितने छात्रों ने उस परीक्षा में भाग लिया, उनसे अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है, टोटल छात्रों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, हार्डनेस देखिए, मैं कारण की बात बता रहा था। ठीक है भाई, ये करने पे हमें डी मिल जाएगा, R/N करने से हमें डिफिकल्टी लेवल मिल जाएगा, लेकिन मैं कारण बता रहा था कि कम वैल्यू आएगी तो हार्ड क्यों होगा। देखिए, अगर कम बच्चे हल कर पा रहे हैं, इसका मतलब, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, टोटल बच्चे हैं 10, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इजी वाला। टोटल बच्चे हैं 10, तो n की वैल्यू हो गई 10। ठीक है। अब 10 में से प्रश्न जो है, सपोज करो 5 बच्चों ने हल कर लिया, तो हम क्या करेंगे, 5/10, 1/2 मीन्स 0.5 आ गया। ठीक है कि नहीं, अरे आ गया कि नहीं आ गया भाई, है ना। अब सपोज करो एक और प्रश्न है, वही 10 बच्चे हैं, अब वो 3 ही बच्चे उसको हल कर पाए,
तो 3 बच्चे हल कर पाए। देखो पहले प्रश्न को 5 बच्चों ने हल किया था, इस प्रश्न को 3 बच्चों ने हल किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 7 बच्चे हल नहीं कर पाए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रश्न जो है हार्ड था। अब देखते हैं वैल्यू। हमने क्या किया, 3 डिवाइड बाई 10, समझ रहे ना। अगर नहीं समझ आ रहा तो लिख लो दोनों चीज़ों को, दोनों एग्जाम्पल को लिख लो, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। 3 डिवाइड बाई 10, अब जो वैल्यू आएगी वो बताओ आप कितनी आएगी। वैल्यू आएगी 0.3, है ना। पहली वैल्यू कितनी थी, 0.5, अब की वैल्यू कितनी आई, 0.3। 0.5 ज़्यादा है कि 0.3, 0.5 ज़्यादा है ना। अगर दोनों में देखें हम 0.3 या 0.5 में कौन ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है। अब 0.5 में 5 बच्चों ने प्रश्न हल किया था और 0.3 में 3 बच्चों ने हल किया। तो जैसे ही क्वेश्चन हार्ड हुआ वैल्यू देखिए कम हो गई। एक प्रश्न बहुत इजी है मान लिया, तो 10 के 10 बच्चों ने हल किया, तो 10 on 10 कितना आ गया, 1, ठीक है। तो 1 सबसे ज़्यादा है, फिर 0.5 उससे कम है, फिर 0.3 उससे कम है, वैल्यू कम होती जा रही है और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये तो हो गया सिंपल एक फॉर्मूला, ठीक है, कोई किसी क्वेश्चन के लिए। अगर बात आती है एमसीक्यूज़, बहुविकल्पीय प्रश्न की, ठीक है, मल्टीपल चॉइस, सो उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिफ़िकल्टी इंडेक्स इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू अपॉन के माइनस 1 इंटू 1/n। अब देखिए डी आई पता है आपको, डिफ़िकल्टी इंडेक्स, आर पता है आपको वो बच्चे जिन्होंने सही सही हल कर लिया, एन भी पता है आपको सारे बच्चे जिनको प्रश्न दिया गया, सिर्फ वही बच्चे, वो सारे बच्चे जिनको प्रश्न दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो टर्म आ गई, एक तो डब्ल्यू आ गया और एक आ गया के। तो डब्ल्यू है कि किसी पद को अशुद्ध हल करने वाले छात्र, अब ऐसा हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। आर वालों ने तो करेक्ट ऑप्शन टिक किया, डब्ल्यू वाले ने इनकरेक्ट ऑप्शन टिक किया, है ना, तो प्रश्न उनका गलत हो गया। के जो है, प्रश्न के हल के लिए कितने विकल्प दिए गए हैं प्रश्न के हल के लिए कितने विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों की संख्या, ठीक है। अभी मत कहना सर 4 ही होते हैं, 5 भी आते हैं, है ना, अब आने लगे हैं। सो फॉर्मूला लग जाएगा आर माइनस डब्ल्यू अपॉन के माइनस 1 इंटू 1/n, ठीक है ना। तो डिफिकल्टी इंडेक्स आपको यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए ये लगाना है, जिसमें आर है आपका सही सही उत्तर दिया, माइनस डब्ल्यू कौन है, जिन्होंने गलत उत्तर दिया लेकिन गलत दिया, अपॉन के कौन है, कितने विकल्प वहाँ पे दिए गए, -1, ठीक है, इंटू 1/n कौन है, छात्रों की संख्या, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका डिफ़िकल्टी इंडेक्स। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, हम देखेंगे कि डिफ़िकल्टी इंडेक्स को हम समझे कैसे और कैसे ये निकलेगा, ठीक है दोस्तों। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की और वीडियो को यहीं पे हम फिनिश कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसका एग्जाम्पल। क्लियर गाइस, टिल देन पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मज़े करते रहें और एग्जाम में मार्क्स लाते रहें। ऑल द बेस्ट।